वेलकम बैक। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपका साइंस को देखने का पूरा नजरिया बदल देगी। हम बेसिकली अपना खुद का एक फिजिसिस्ट टूल किट बिल्ड करने जा रहे हैं। देखिए, फिजिक्स कोई ब्लाइंड मेमोराइजेशन या बस फॉर्मूलाज को रटने का नाम नहीं है। ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और आज हम इस रियलिटी की ग्रामर को डिकोड करेंगे। इस टूलकिट की मदद से ना आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक लॉजिकल और स्ट्रक्चर तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम बात करेंगे प्रिसिजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की, फिर देखेंगे मैथ विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पर मूव करेंगे, देन प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी और आखिर में अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, प्रिसिजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी मेजरमेंट्स में ऑनेस्टी। फिजिक्स में ऑनेस्टी एक लिटरली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई मेजरमेंट लेते हैं तो आपका नंबर सिर्फ एक रैंडम मैथ्स का आंकड़ा नहीं होता, वो एक्चुअली उस टूल की फिजिकल लिमिट्स को कैरी करता है जिसने उसको मेजर किया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्टली वो डिजिट्स हैं जिन पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, प्लस एक लास्ट का डाउटफुल या एस्टिमेटेड डिजिट। इमेजिन कीजिए आप एक वर्नियर कैलिपर से किसी ब्लॉक को मेजर कर रहे हैं। स्केल पर 2.4 सेंटीमीटर तो एकदम परफेक्टली क्लियर है, राइट? यह हमारे सर्टेन डिजिट्स हैं, लेकिन अगला मिलीमीटर का फ्रैक्शन जो इन बिटवीन मार्क्स पर आता है वो हमारा एस्टिमेटेड या डाउटफुल डिजिट बन जाता है। इन सबको मिलाकर ही बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जरा इसके बेसिक रूल्स पर नजर डालते हैं। नॉन जीरोज और कैप्टिव जीरोज, यानी वो जीरोज जो दो नंबर्स के बीच में फंदे होते हैं, वो हमेशा काउंट होते हैं। लीडिंग जीरोज कभी भी काउंट नहीं होते, लेकिन ट्रेलिंग जीरोज का चक्कर थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज यहाँ डेसिमल पॉइंट आते ही पूरी गेम चेंज हो जाती है। अगर नंबर में डेसिमल है तो एन वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, जैसे 1.400 kg में 4 सिग फिग्स है। बट अगर डेसिमल नहीं है, जैसे सिंपली 200 मीटर्स, तो वहां सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। बेसिकली डेसिमल होने का मतलब है कि आप एक्यूरेटली उतने प्लेसेस तक मेजर कर रहे हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये रूल्स किसी एक टेक्स्ट बुक की इन्वेंशन नहीं है। स्टैंडर्ड एकेडमिक रूल्स के हिसाब से साइंस में एक यूनिवर्सल फैक्ट है। चाहे आप किसी बेसिक हाई स्कूल लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर किसी एडवांस्ड स्पेस एजेंसी में, ये रूल्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, मैथ विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब इन ऑनेस्ट मेजरमेंट्स को कंबाइन कैसे करना है। जब हम इन मेजरमेंट्स को मैथमेटिकली कंबाइन करते हैं ना, तो हम ऐसे ही अपनी मर्जी से डिजिट्स ऐड नहीं कर सकते। हमें उन लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द स्ट्रिक्ट डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीटली लीस्ट डेसिमल प्लेसेस पर फोकस करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ओवरऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पर फोकस करते हैं। ये छोटा सा डिस्टिंक्शन अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। स्टेप 1 में हमने 100 और 23.643 को ऐड किया। आंसर आया 123.643। लेकिन वेट, 100 में तो कोई डेसिमल प्लेस है ही नहीं, उसकी प्रिसिजन 0 है और एक जंजीर उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो स्टेप 2 में हम लीस्ट प्रिसिजन यानी 0 डेसिमल प्लेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर स्टेप 3 में अपने आंसर को राउंड ऑफ कर देते हैं टू 124। सी, हमारी मेजरमेंट की ऑनेस्टी मेंटेन हो गई। सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। जब हम 3.0 को मल्टीप्लाई करते हैं 12.60 से, हमारा रॉ आंसर चाहे जो भी आए, हमें अपना फाइनल आंसर लीस्ट सिग फिग्स के हिसाब से ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। 3.0 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 12.60 में 4 हैं, इसलिए हमारा फाइनल आंसर राउंड ऑफ होकर सिर्फ 38 बनेगा, जिसमें एग्जैक्टली 2 सिग फिग्स हैं। ओके, नंबर्स की प्रिसिजन तो हो गई। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज का एक्चुअल डीएनए। प्रिसिजन से थोड़ा आगे निकलकर अब हम यूनिवर्स की क्वांटिटीज के फंडामेंटल लेवल पर शिफ्ट होते हैं। आप इन 7 बेस डिमेंशंस को यूनिवर्स के फंडामेंटल 3D लेगो ब्लॉक्स की तरह इमेजिन कीजिए। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेस डिमेंशंस एक ऐसी नींव हैं जिन पर आगे चलकर पूरी की पूरी फिजिक्स खड़ी होती है। यूनिवर्स का हर एक फॉर्मूला, हर एक सिंगल इक्वेशन बस इन्हीं ब्लॉक्स को जोड़ तोड़ कर बनाया जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर चलिए फोर्स को देखते हैं। फोर्स का अपना खुद का कोई अलग फंडामेंटल अस्तित्व नहीं है। वो एक्चुअली डिराइव होता है मास और एक्सेलरेशन से। मास का लेगो ब्लॉक है m और एक्सेलरेशन बनता है लेंथ और टाइम के ब्लॉक से, यानी L(t⁻⁻²). तो जब आप इन सब लेगो ब्लॉक्स को एक साथ फिट करते हैं तो हमें मिलता है फोर्स का डिराइव्ड डायमेंशन mL(t⁻⁻²). And that brings us perfectly to our next tool, the principle of dimensional homogeneity, यानी स्केल्स को बैलेंस करना। अब इस टूल को इक्वेशंस पर टेस्ट करने के लिए अपने दिमाग में एक विंटेज बैलेंसिंग स्केल या एक तराजू इमेजिन कीजिए। इस प्रिंसिपल का बहुत सिंपल रूल ये है कि इक्वेशन के दोनों तरफ टर्म्स परफेक्टली बैलेंस होने चाहिए। आप सिंपली फोर्स को एनर्जी में ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप लिटरली एप्पल्स में ऑरेंजेस ऐड नहीं कर सकते ना, वैसे ही हर एक टर्म की डायमेंशनल वैलिडिटी मैच करनी ही चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में लेंथ है तो ऐड होने वाली हर टर्म को लेंथ ही होना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स पुट दिस टू द टेस्ट। एक क्लासिक किनेमैटिक इक्वेशन उठाते हैं, v² = u² + 2as। आप सबने ये बुक्स में ऑलमोस्ट हर जगह देखी होगी, पर क्या ये इक्वेशन सच में डायमेंशनली वैलिड है? लेट्स फाइंड आउट। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे डिमेंशनल होमोजेनिटी काम करती है। स्टेप 1 में लेफ्ट हैंड साइड देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी है L(t⁻⁻²), तो उसका स्क्वायर हुआ L²t⁻⁻²। अब स्टेप 2 में राइट साइड पर आते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर भी सेम होगा और जो 2as टर्म है उसमें कांस्टेंट 2 तो डायमेंशनल s होता है, और जब एक्सेलरेशन को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी L²t⁻⁻² बन जाता है। स्टेप 3 में क्लियरली LHS और RHS एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, यानी हमारी इक्वेशन डायमेंशनली 100% करेक्ट है। Moving into our final section, applying dimensional analysis in sublogical, real-world में यूज करना। इस पूरी टेक्निक को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, और ट्रस्ट मी, ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए किसी लाइफ सेविंग चीट कोड से कम नहीं है। ये टूलकिट आपको बेसिकली 3 मेजर सुपर पावर्स देती है। 1, किसी भी नई इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। 2, नई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप्स डिराइव करना, जैसे अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, तो आप इन डायमेंशंस को यूज करके पूरा फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे कूल यूज, मेजरमेंट सिस्टम्स के बीच यूनिट्स कन्वर्ट करना। ये यूनिट कन्वर्जन वाली ट्रिक तो वाकई मैजिक जैसी लगती है। अगर हम CGS यूनिट अर्ग को SI यूनिट जूल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें बस इन बेसिक डायमेंशनल क्वांटिटीज का सहारा लेना होता है। मास को ग्राम से केजी में और लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर्स में स्टेप बाय स्टेप बदलकर हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल्स के इक्वल होता है। ये प्योर लॉजिक है, इसमें कोई गैस वर्क नहीं। लेकिन हाँ, वी हैव टू बी रियल हियर, दुनिया का कोई भी टूल एकदम परफेक्ट नहीं होता। डिमेंशनल एनालिसिस की भी अपने कुछ स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस और ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ये टूल आपको डिमेंशनलेस कांस्टेंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बता सकता। किसी फॉर्मूले में हाफ आएगा या पाई, ये डायमेंशनली कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये साइन, कॉज और लॉग फंक्शंस के सामने भी फेल हो जाता है। इसको ये तक नहीं पता होता कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केला, और ना ही ये उन टर्म्स को डिफरेंशिएट कर पाता है जिनके डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, जैसे वर्क और टॉक। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर डायमेंशनल एनालिसिस हमें प्योर कॉन्स्टेंट्स नहीं दे सकता या ऐसी क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं बता सकता जो रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, तो फिर इस यूनिवर्स की पूरी ट्रूथ को अनकवर करने के लिए फिजिसिस्ट को और कौन से एडवांस्ड मैथमेटिकल टूल्स इन्वेंट करने होंगे? इस पैराडॉक्स पर जरा गौर कीजिए। हमारा आज का फिजिसिस्ट टूलकिट यहीं तक था। आगे आने वाले एक्सप्लेनर्स में हम इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने वाले नए टूल्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।